क्या आप किसी ऐसी जगह पर फंसना चाहोगे जहां से निकलने का रास्ता खुद मौत भी नहीं दिखा सकती? दुनिया के नक्शे से अलग किसी पैरेलल यूनिवर्स में एक ऐसा ही टाउन मौजूद है जहां पर से बाहर निकलने वाला हर एक रास्ता आपको हर बार उसी मनहूस गांव में वापस लाकर खड़ा कर देगा। और इसके अलावा इस गांव को सबसे ज्यादा खौफनाक बना देता है वहां पर रहने वाले म्यूटेटेड मॉन्स्टर जो रात में उनके हत्या चढ़ने वाले लोगों को पूरी तरह से फाड़ कर मौत के घाटे डाल देते हैं। उसी गांव में फंसा हुआ जिम नाम का एक आदमी अपनी पलटी हुई आरवी के पास खड़ा होकर अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी बेटी जूली बहुत ही घबराते हुए उसके पास आकर कहती है कि जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ वरना वो आपको जान से मार देगा। तब जिम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पर येलो सूट पहने हुए एक आदमी पहुंच जाता है जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वो जिम के पास आके उसके गले को जूली के सामने ही बेरहमी से फाड़ देता है, जिसके बाद वो जूली से कह रहा था कि तुम किसी भी हालत में पास्ट को चेंज नहीं कर सकती। और ये बात सुनने के बाद जूली रोते हुए वहाँ पर से गायब हो चुकी थी। असल में वो जूली भविष्य से अपने डैड को बचाने के लिए आई थी, पर अभी फिलहाल के लिए मैन इन येलो हंसते हुए जिम से कहता है कि आगे जो होने वाला है वो तुम देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे और वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। अब वैसे क्या जिम सच में मर चुका है या फिर ये सब सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत है? खैर भी इतना बोलने के बाद मैन इन येलो वहाँ पर से जंगल में छुपी हुई एक खास जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपना एक बहुत ही पुराना सूटकेस दबा कर रखा हुआ था। और अभी उस सूटकेस को देखकर मैन इन येलो के चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल आ जाती है, जिसके तुरंत बाद ही उसने उस सूटकेस की तरफ देखते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया था। इसी बीच वहाँ पर से थोड़ा दूर एक पादरी अपनी गाड़ी से रोड पर गिरे हुए उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है जो इस शहर का सबसे बड़ा जाल था। और इसका मतलब कि अनजाने में वो पादरी भी इस खौफनाक गाँव के अंदर कदम रख चुका है। और वैसे ये इस कहानी का चौथा सीजन है, जिसके बाकी सारे सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर इधर जमीन के गहरे तहखानों में फातिमा के पास फिलहाल के लिए एलिस और साथी कैनी पहुंच चुके थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो फातिमा का बच्चा पैदा होते ही किमोनो वुमेन उसे अपने साथ लेकर चली गई थी। अभी फातिमा एलिस और कैनी को उन अजीब और खौफनाक विजन के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है जो उसने बच्चे को पैदा करते समय देखे थे। वो एलिस और कैनी को बताती है कि जो क्रीचर उनका शिकार कर रहे हैं वो असल में कभी इंसान हुआ करते थे और उन्होंने किसी अनजान ताकत के साथ अमर होने का एक बेहद भयानक समझौता किया था, जिसके लिए ही उन्होंने बच्चों की बलि दी और उसी वजह से वो खुद भी इतने खौफनाक बन गए। अब वैसे फिलहाल के लिए फातिमा अपने विजन्स के बारे में याद करने की जितना ज्यादा कोशिश कर रही थी उसकी हालत उतनी ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये देखकर कैनी एलिस से फातिमा को वहाँ पर से लेकर जाने के लिए कहता है और खुद बॉयड को ढूंढने के लिए उन मॉन्स्टर की टनल में चला जाता है, जहाँ जल्दी ही बॉयड उसे डर से कांपता हुआ मिल भी गया था। तो बॉयड उसे धीरे धीरे ऊपर चलने के लिए कहता है, जिस दौरान ही अचानक उनके सामने स्माइली मॉन्स्टर आ गया था और उसे देखने के बाद तो कैनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। असल में जब बॉयड की वजह से स्माइली मॉन्स्टर मारा गया था तो कैनी ने खुद ही उसकी बॉडी को आग लगाई थी और अभी कैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि मरने के बाद स्माइली मॉन्स्टर आखिरकार जिंदा कैसे हो गया। तब बॉयड बिना एक पल भी गवाए कैनी को खींचकर सीधा उस मौत की टनल से बाहर निकलता है, जहां पर जब बॉयड कैनी को बताता है कि स्माइली मॉन्स्टर ने ही असल में फातिमा के बच्चे के रूप में जन्म लिया है, तो ये बात सुनने के बाद तो कैनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी वजह से बॉयड खुद भी पूरी तरह से हार मान चुका था, इसलिए वो फिलहाल के लिए कैनी को अपने साथ सीधा शेरिफ स्टेशन लेकर जाता है, जहां पहुंचकर बॉयड एक पुराना बॉक्स निकालता है जिसे उसने न जाने कितने समय से छुपा रखा था। उस बॉक्स के अंदर उन सभी बंदूकों की गोलियां थी जो आज तक इस मनुष्य टाउन में आने वाले बदकिस्मत लोग अपने साथ लेकर आए थे। अभी उन्हें देखकर कैनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जिस पर बॉयड उसे गाँव में रहने वालों की गिनती करने के लिए कहता है और बाद में बताता है कि अगर वो उन मॉन्स्टर को मार नहीं सकते तो उन मॉन्स्टर्स के हाथों मरने से बेहतर है कि वो लोग खुद को ही खत्म कर लें। इस बात को सुनने के बाद कैनी उससे बहसबाजी करने लग गया था, जिस बीच ही टैबी, जिसे लास्ट सीजन में पता चला था कि वो पिछले जन्म में मेरिंडा यानी कि विक्टर की माँ और उसके अलावा भी कई और रूपों में इस टाउन में पहले भी आ चुकी है, वो अभी जैसे तैसे खुद को संभाल कर टाउन में वापस अपने बच्चों जूली और साथी ईथन के पास आती है, जो दोनों ही अपने पिता जिम के लिए काफी परेशान थे क्योंकि वो भी बहुत देर से घर पर नहीं आया होता। और अगर देखा जाए तो वो बेचारा आएगा भी कैसे, क्योंकि मैन इन येलो तो पहले ही उसका राम नाम सत्य कर चुका है। खैर तभी अचानक टैबी की नजर दूर से आ रही पादरी की गाड़ी के ऊपर पड़ती है, जो गाड़ी बिल्कुल बेकाबू हो रखी थी और पादरी ने गाड़ी को सीधा शेरिफ स्टेशन में लाके बांट दिया था। इस समय पर बॉयड और कैनी की जान जाते जाते बचती है, मगर अभी वो लोग बाहर आके पादरी को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, जो इस एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो चुका था। और इस समय पादरी की गाड़ी में पादरी की बेटी सोफिया भी फंसी हुई थी। ये देखकर बॉयड तुरंत ही वहाँ पर एम्बुलेंस को लाने के लिए कहता है और फिर कैनी, जेड, रेंडल और बॉयड जैसे तैसे मिलकर सोफिया और पादरी को बाहर निकाल लेते हैं। तब सोफिया डरी सहमी हुई हालत में बताती है कि अचानक वो लोग रोड पर चलते हुए एक पेड़ के सामने पहुंच गए, जिसके बाद उन लोगों के टाउन में आते ही अचानक उसके पिता यानी कि पादरी को दौरे आने लग गए और उसी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर शेरिफ स्टेशन से टकरा गई। तब उसकी बातें सुनकर टैबी और मैरियल जैसे तैसे उसको संभालती हैं और बाद में उसे बेहोश पादरी के साथ टाउन के क्लिनिक में भेज दिया जाता है। उसी समय पर मैरियल एक ऐसी चीज नोटिस करती है जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि असल में उस पादरी के दौरे की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ईथन, सारा और एल्जिन ने इस टाउन में पहले दिन आने पर महसूस करी थी।
और क्या इस नए मुसाफिर का शहर के पुराने राजों से गहरा रिश्ता है? सबके दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा था, मगर टेबी इस बात पर ज्यादा ध्यान न दे के ईथन और जूली के पास जाती है, जो अभी भी जिम के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। जिस पर टेबी उन्हें टेंशन न लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिम रात तक घर पर वापस आ जाएगा। तभी जेड भी टेबी के पास आकर उससे उन अंकोई बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश करता है, मगर खुद भी अभी टेंशन में होने की वजह से टेबी ने उल्टा जेड को फटकार दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बच्चे भी सच नहीं है और ये जगह उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फिलहाल वो तब तक कुछ भी बात करने से साफ मना कर देती है जब तक जिम वापस नहीं लौटा था। लेकिन सोचो कि तब क्या होगा जब टेबी को पता चलेगा कि जिम अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। खैर फिलहाल के लिए कॉलोनी हाउस में डोना और क्रिस्टी उस तबाही को संभाल रहे थे जो सारा ने पिछले सीजन में एल्जिन की आंख फोड़कर मचाई थी। अभी कॉलोनी हाउस के बाकी लोगों के वहाँ पर आते ही सारा वहाँ पर से चली जाती है और फिर क्रिस्टी जैसे तैसे एल्जिन के जख्म पर टाँके लगाने लगती है। इस दौरान एल्जिन क्रिस्टी को भी समझाने की कोशिश करता है कि फातिमा का बच्चा ही उन्हें इस शहर से बाहर निकाल सकता था, पर सारा और बाकी सब ने बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर क्रिस्टी समझ चुकी थी कि ये सब इस जगह का बिछाया हुआ खौफनाक जाल है, जिसमें एल्जिन की मासूमियत की वजह से वो बड़े आराम से फंस गया था। इसीलिए वो एल्जिन को भी इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर एल्जिन की मोटी बुद्धि में ये सब तो कहाँ ही घुसने वाला था। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बॉयड पहुँच जाता है, जिसने भी लास्ट पार्ट में फातिमा की लोकेशन जानने के लिए एल्जिन को टॉर्चर करा था, और उसी वजह से अकोस्टा नाम की वो पुलिस ऑफिसर बॉयड के ऊपर बहुत ज्यादा भड़की पड़ी थी। तो बॉयड उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी करा था वो करना जरूरी था, मगर अकोस्टा उसकी बात को ना सुन के गुस्से में सीधा डाइनर में चली जाती है, जहाँ पर कपड़े बदलने के बाद भी वो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। दूसरी तरफ बॉयड फिलहाल के लिए डोना और क्रिस्टी के पास फातिमा के कमरे में आ गया था, जहाँ फातिमा अभी तक थोड़ा सा नॉर्मल हो चुकी थी, मगर उसे अभी भी इस बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि स्माइली मॉन्स्टर को जन्म दिया था। जब बॉयड इस बारे में उसे बताता है तो फातिमा गुस्से में पागल हो जाती है, और तभी वो इस बात को एक बार दोबारा बताती है कि वो मॉन्स्टर कभी इंसान थे जो किसी अनजान ताकत के साथ समझौता करके अमर बन गए हैं, लेकिन वो ताकत आखिरकार थी क्या, इस बारे में फातिमा को कुछ भी पता नहीं होता। अभी ये जानने के बाद बॉयड पागलों की तरह फातिमा पर और डिटेल्स बताने के लिए प्रेशर डालने लग जाता है, ताकि उसे इस शहर की कहानी के बारे में सब कुछ शुरुआत से पता चल सके। मगर जैसा कि फातिमा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो मेंटल प्रेशर की वजह से वो अभी पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे एलिस और बॉयड को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। सभी लोगों को धीरे धीरे ये चीज तो साफ होती जा रही थी कि ये तनाव का माहौल टाउन के हर एक इंसान को अंदर से खत्म करता जा रहा है। अब क्या बॉयड इस डर के आगे सच में घुटने टेकने वाला था? बॉयड की हालत को देखकर क्रिस्टी और एलिस के मन में यही सवाल चल रहा था। इसीलिए पहले एलिस और बाद में क्रिस्टी बॉयड को समझाते हैं कि अगर शहर के लोगों ने बॉयड को उम्मीद खोते हुए देख लिया तो वो सब भी खुद को खत्म करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अभी के समय पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि बॉयड खुद को संभाल के हिम्मत से काम ले। अब जहाँ एक तरफ बॉयड ने सभी चीजों को सुधारने का फैसला ले लिया था, वहीं दूसरी तरफ रात के समय में टेबी के घर में बेहद अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। जैसे अचानक किचन का सामान हवा में उड़ने लगता है और अलमारियों के दरवाजे जोर जोर से अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। ये देखकर तो जूली, टेबी और ईथन तीनों की फट के 4 से 64 हो गई थी, और टेबी को समझ आ चुका था कि जो भी इस शहर को चला रहा है उसकी नजर अब सीधा उन्हीं लोगों के ऊपर है। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि सबसे भयानक खेल तो अभी टाउन के क्लिनिक में शुरू होने वाला था। उस समय क्लिनिक में पादरी अभी भी बेहोश था, जिसकी हालत को देखकर मैरियल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे होश कब तक आएगा। इसी वजह से सोफिया भी परेशान होते हुए कैनी से उसका फोन मांगती है, ताकि वो अपनी माँ को कॉल करके अपने हालातों के बारे में बता सके, और तब जाकर कैनी जैसे तैसे उसे शांत करके गाँव के मॉन्स्टर, तालिस्मान और इस सच के बारे में बताता है कि इस जगह पर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर सोफिया काफी ज्यादा डरकर कैनी को उसके साथ भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहने लग गई थी, जिस पर कैनी भी उसके साथ प्रार्थना करने के बाद सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सोफिया फिलहाल के लिए पादरी के पास आ गई थी। उसी समय पर सोफिया का असली और सबसे खौफनाक चेहरा सामने आता है, क्योंकि उसने पादरी के पास जाके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे अगले ही पल पादरी होश में आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे डरावनी बात होती है कि पादरी उस समय पर सोफिया को देखकर डर रहा था, क्योंकि असल में सोफिया उसकी भोली भाली बेटी नहीं बल्कि खुद मैन इन येलो थी। असल में मैन इन येलो जब अपने कपड़ों को अपने सूटकेस के सामने उतार रहा था, तो उसके तुरंत बाद ही उसने सूटकेस में से सोफिया के कपड़े निकाल कर पहन लिए थे और बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपने आप को सोफिया के रूप में बदल लिया था। उसके बाद ही वो पादरी से मदद मांगने के बहाने रास्ते में खड़ी हो गई थी, ताकि वो किसी तरह से टाउन में आकर जाल बिछा सके। उसी समय उसने जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट भी करवाया था, ताकि कभी भी किसी को उसके ऊपर शक ना हो और सब लोग बस उसे बेचारा समझते रहे। खैर अभी प्रेजेंट टाइम तक सोफिया यानी कि मैन इन येलो ये सारी चीजें कर चुकी थी, इसीलिए वो पादरी को कहती है कि अब कहानी का वो हिस्सा शुरू हो चुका है जहां ये लोग एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। इतना बोलने के तुरंत बाद ही सोफिया ने पादरी का मुंह दबाकर उससे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद जब आधी रात में कैनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सोफिया अपने कमरे से गायब है और क्लिनिक का दरवाजा भी खुला हुआ है।
ये देख के वो घबरा कर बाहर की तरफ भागता है, जहाँ पर सोफिया बीच सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी और उसके बिल्कुल पास में कई सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। तब कैनी उसे खींचकर तुरंत ही अंदर लाकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है, मगर सोफिया बिल्कुल शांत आवाज में उसे बताती है कि उसके पापा की मौत हो चुकी है। ये सुनने के तुरंत बाद कैनी का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था और अब वो सोफिया को डांटने की बजाय उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी कैनी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो ऐसे अजगर को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है जो आगे चलकर पूरे शहर को निकलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में जब बर्ड सोने के लिए जा रहा था तो उसकी नजर एल्जिन के ऊपर पड़ती है और तब बर्ड एल्जिन को बिल्कुल साफ शब्दों में वार्न कर देता है कि फातिमा और टीली यानी कि उस टैरो कार्ड वाली औरत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई टाउन के किसी भी इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर धोखे से भी एल्जिन ने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो बर्ड एल्जिन को मॉन्स्टर वाले डब्बे में बंद कर देगा। इस पर एल्जिन मान तो जाता है, मगर उसकी शक्ल से साफ समझ में आ रहा था कि उसे बर्ड की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई हैं। अब क्या एल्जिन सच में ये सब छुपा पाएगा या फिर ये राज सब कुछ तबाह करके रख देगा। खैर इतना बोलने के बाद बर्ड सोने के लिए चला गया था, जिसकी अगली सुबह जब वो कॉलोनी हाउस के बाहर आता है तो सामने मौजूद बोर्ड पर उसकी नजर एक ऐसी चीज के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस बोर्ड के ऊपर खून से लथपथ एक बड़ा सा बोरा लटक रहा था, जिसे देखकर बर्ड को लगता है कि शायद उस बोरे के अंदर जिम होगा। इसी वजह से बर्ड तुरंत ही उस बोर्ड के पास जाता है, जिस दौरान वहाँ पर टाउन के और भी काफी सारे लोग आ गए थे। अभी के लिए टैबी, ईथन और जूली भी उस नजारे को देखकर थर-थर कांपने लग गए थे। जिस समय टैबी जैसे तैसे ईथन और जूली को संभाल कर जानवरों के बाड़े की तरफ भेज देती है और तब जाकर बर्ड और जेड उस बोरे को धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। मगर अभी जब उस बोरे को खोला जाता है तो अंदर सिर्फ एक जानवर की कटी फटी लाश थी, जिसे देखने के बाद सबसे ज्यादा सुकून टैबी को मिला था, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था। दरअसल तभी अचानक सबको बाड़ी की तरफ से जूली और ईथन की खौफनाक चीख सुनाई देती है और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठती है। बाड़ी के अंदर जिम की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी, जिसे बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था और इसी के साथ पास की दीवार पर लिखा हुआ था नॉलेज कम्स विद द कॉस्ट, यानी कि ज्ञान की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसका मतलब अभी किसी को समझ में नहीं आता, पर फिलहाल के लिए टैबी, जूली और ईथन जिम को इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट गए थे। तो बर्ड जैसे तैसे बच्चों को वहाँ पर से भेजकर टैबी को संभालता है, लेकिन अभी किसी को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सब इस बार मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि उनके भी बाप मैन इन येलो ने करा है, जो हर चीज में मॉन्स्टर से कई ज्यादा ताकतवर है और उन्हीं लोगों के बीच में सोफिया बनकर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया फिलहाल के लिए कैनी से बातों बातों में कहती है कि शायद उसका चश्मा खराब हो गया है, जो सुनने के बाद कैनी उसे अपने साथ डाइनर में उस जगह लेकर जाने लग गया था जहाँ पर मरे हुए सभी लोगों का सामान रखा था। तब उन दोनों के बाहर आने पर उनको सारा मिलती है, जिस दौरान सारा ने कैनी को जिम की मौत के बारे में बता दिया था, जिस बात को सुनकर कैनी तो बेचारा सदमे में आ जाता है। तब सारा उसको बर्ड और बाकी सबके पास जाने के लिए कहती है, जिस पर कैनी मान गया था और अब कैनी की जगह पर सारा खुद ही सोफिया को डाइनर में लेकर जाने लग गई थी। इधर बॉयड, एलिस और जेड मिलकर जिम की लाश को चर्च में लेकर आते हैं, जहाँ जिम की बॉडी को साफ करते हुए जेड को ये बात समझ में आ गई थी कि बॉडी में लिखे उस कोड का मतलब था क्या। असल में जिम को बस इसी वजह से मारा गया था क्योंकि वो और टैबी इस टाउन के राजों को खोलने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे और यहाँ की शक्तियाँ नहीं चाहती कि लोग इस जगह के राज को खोलकर यहाँ पर से हमेशा के लिए चले जाएं। इस बारे में जेड बॉयड को भी बताता है, जिस दौरान बॉयड को याद आता है कि इस चीज के लिए एक बार सारा ने भी वार्न करा था कि जब भी कोई इस टाउन में हद से ज्यादा जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो ये टाउन उसे बहुत ज्यादा पीछे धकेल देता है। इसीलिए बर्ड को लग रहा था कि शायद जेड बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी तरफ ईथन ने फिलहाल में जूली और टैबी के साथ घर आके घर के सामान को तोड़ना शुरू कर दिया था और वो जिम की मौत का जिम्मेदार टैबी को मान रहा था क्योंकि वो दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। इस पर टैबी उसे रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि वो असल में जिम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन ईथन और जूली तो इस वक्त टैबी की बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब क्या जिम की मौत के बाद टैबी अपने बिखरे हुए परिवार को संभाल पाएगी? टैबी के दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा था और इधर सोफिया डाइनर में आने के बाद मरे हुए लोगों के सामान को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही थी। सोफिया को ये करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि ये करके उसकी पुरानी फेवरेट यादें ताजा हो गई थी। फिर इसके थोड़ी देर बाद टैबी के घर में जूली ईथन को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान ये जूली को ईथन के पिछले सीजन की बातों की वजह से समझ आ चुका था कि शायद सच में वो एक स्टोरी वॉकर है, यानी कि वो इस कहानी के किसी भी हिस्से में अपने हिसाब से जा सकती है और क्योंकि ऐसा करके वो अपने पिता जिम को बचा सकती थी, इसीलिए वो ईथन की इस थ्योरी को चेक करने का फैसला करती है। तब ईथन को सुलाने के बाद वो सीधा रेंडल के पास चली गई थी क्योंकि अभी के समय पर सिर्फ वही इंसान ऐसा था जो जूली की ऐसा करने में मदद कर सकता है। तब जूली उसको सब कुछ बताने के बाद कहती है कि जब वो पहले जंगल के बीच में मौजूद उस खंडर के अंदर गई थी तो उसने वहाँ कुछ ऐसा महसूस किया था जो नामुमकिन था। उसे लगा था कि वो समय में वापस जा सकती है, जिस बात पर रेंडल को फिलहाल के लिए भरोसा नहीं होता और वो ये भी समझता था कि ये सारी चीजें बेहद खतरनाक हो सकती हैं, मगर उसके बावजूद वो जूली के
जबरदस्ती करने पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जब वो दोनों खंडर के पास पहुंचते हैं तो जूली रैंडल से कहती है कि अगर उसके अंदर जाने के बाद जूली को कुछ हो तो पहले तो रैंडल कुछ समय का इंतजार करे, पर फिर भी जूली सही ना हो तो रैंडल उसे खंडर से बाहर निकाल ले। तब रैंडल भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद जैसे ही जूली उस खंडर में कदम रखती है तो वो सीधा उस खौफनाक समय में पहुंच जाती है जब रात के अंधेरे में मॉन्स्टर ने उनकी आरवी को चारों तरफ से घेर रखा था और उस समय पर जिम, डोना और बॉयड उसी आरवी के अंदर फंसे हुए थे। तब जूली रोते हुए जिम को आवाज लगाती है, जिसको जिम ने सुन लिया था, मगर जूली उसके पास जा पाती उससे पहले ही एक मॉन्स्टर जूली को देखकर उसे मारने के लिए बेहद बेरहमी से जमीन पर पटक देता है, जिससे प्रेजेंट टाइम में जूली का शरीर खंडर के अंदर तड़पने लग गया था। ये देखकर पहले तो रैंडल कुछ भी नहीं करता, मगर जब जूली सही नहीं होती तो रैंडल उसे तुरंत ही खंडर से बाहर निकालकर बचा लेता है। अब हालांकि जूली जिम को बचा तो नहीं पाई थी, मगर उसे समझ में आ चुका था कि उसके पास समय में पीछे जाने की शक्ति सच में है। दूसरी तरफ टैबी इरिटेशन की वजह से जानवरों के बारे में खून से लिखे उस मैसेज को रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान ही जेड उसके पास वापस आके उससे शहर के राज के बारे में पता करने के लिए कहता है, जो सच में काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि अभी बेचारी का पति मरा पड़ा है जिसका फ्यूनरल भी अब तक नहीं हुआ और इस नशेड़ी को शहर के राज पता करने हैं। जेड की इन्हीं हरकतों की वजह से टैबी तो उसके ऊपर इतना ज्यादा भड़क चुकी थी कि वो गुस्से में कह देती है कि वो सारी चीजें पूरी तरह से झूठ थी और शायद जिम की जगह पर जेड को मरना चाहिए था। ये बोलकर टैबी वहाँ पर से भारी मन के साथ चर्च में जिम की बॉडी के पास चली गई थी, जहां वो जैसे तैसे खुद को संभालकर जिम से वादा करती है कि वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी और जिम को आफ्टर लाइफ में उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय पर जहां टैबी जिम की मौत की वजह से पूरी तरह टूटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर अकोस्टा इस टाउन से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। अकोस्टा को लग रहा था कि शायद बर्ड और शहर के बाकी लोग उसे और वहाँ पर आने वाले लोगों को झूठ बोलते हैं कि इस शहर से बाहर नहीं निकला जा सकता और इसीलिए कोई और वहाँ पर से निकलने के बारे में सोचता भी नहीं है। यही सब अपने दिमाग में चलाते हुए अकोस्टा फैसला करती है कि वो खुद जैसे तैसे यहाँ पर से निकलने की कोशिश करेगी, जिसके लिए वो चुपके से क्लिनिक के बाहर खड़ी एम्बुलेंस के अंदर घुस जाती है और तब एम्बुलेंस की आवाज को सुनकर जल्दी से क्रिस्टी भी उसी के अंदर आकर बैठ गई थी। हालांकि वो अभी के लिए अकोस्टा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकोस्टा उसकी बात को नहीं सुनती और फुल स्पीड में एम्बुलेंस को टाउन के बाहर की तरफ भगा लेती है। तो मैरी भी जल्दी से इस बारे में जाकर बॉयड और कैनी को बताती है, जो सुनने के बाद बॉयड और कैनी परेशान होते हुए एम्बुलेंस के वापस आने का वेट करने लग गए थे और एम्बुलेंस टाउन के लूप में होने की वजह से जैसे ही घूमकर टाउन में आती है तो बॉयड अकोस्टा को रोकने के लिए एम्बुलेंस के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तब भी अकोस्टा एम्बुलेंस को नहीं रोकती और बॉयड को साइड हटना पड़ता है, जिसके तुरंत बाद ही बॉयड ने कैनी से रास्ते में कांटों को बिछाने के लिए कह दिया था। अभी एम्बुलेंस के बारे में बाकी सबको पता चलने पर शहर में अफरा तफरी मच जाती है, जिस बीच ही ईथन भी घर से बिना किसी को बताए अपना बैग लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। अब एक तरफ टाउन की एम्बुलेंस बाहर भाग रही थी और दूसरी तरफ ईथन अकेले बाहर निकल चुका था। क्या इसका मतलब हम लोग ये समझे कि ये शहर अब कोई नया शिकार करने वाला है? खैर अभी एम्बुलेंस के अंदर अकोस्टा और क्रिस्टी के बीच में जिंदगी और मौत को लेकर बहस चल रही थी, क्योंकि अकोस्टा का मानना था कि अगर ये सब सच है तो शायद गाँव के लोग सोचते हैं कि वो इस सजा के हकदार हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं जा पा रहे और न ही कोई बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश फिजिकली कर रहा है। ये सुनकर क्रिस्टी उसे समझाती है कि जो कोई भी यहाँ पर से भागने की कोशिश करता है वो हालात को और भी बदतर बना देता है और उसके साथ साथ और भी कई लोग मारे जाते हैं। यही वजह थी कि कोई भी यहाँ पर से फिजिकली बाहर जाने की कोशिश नहीं करता, जिस बारे में वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर रोड पर चल रहे ईथन के ऊपर पड़ती है। तब एम्बुलेंस को देखते ही वो झाड़ियों में ऐसे छुप जाता है जैसे उसे किसी ने देखा ही ना हो, मगर उसको देखने के बाद क्रिस्टी अकोस्टा से एक बार वापस से एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहने लग गई थी। इसके बावजूद भी अकोस्टा भी एम्बुलेंस को नहीं रोकती और चलते चलते जैसे ही वो टाउन में वापस आती है वैसे ही एम्बुलेंस बॉयड के बिछाए हुए कांटों पर चढ़कर साइड में रुक जाती है। तब बॉयड बहुत ज्यादा गुस्से में अकोस्टा को अरेस्ट कर लेता है और तभी क्रिस्टी सबको ईथन के बारे में भी बताती है, जो सुनकर बॉयड और बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इधर अब तक टैबी को भी ईथन की गायब होने के बारे में एहसास हो गया था और कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि ईथन पक्का जंगल की तरफ गया होगा, इसीलिए वो भी परेशान होकर ईथन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ ईथन फिलहाल के लिए भटकते हुए अपनी पुरानी आरवी में पहुंच गया था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ आके इस खौफनाक टाउन में फंसा था। अभी वो आरवी में पड़ा वो रेडियो उठाता है जिसे कभी जिम ने इस्तेमाल करा था और ईथन को लग रहा था कि शायद वो इस रेडियो की मदद से अपने मरे हुए भाई थॉमस से बात करके उससे कह पाएगा कि वो आफ्टर लाइफ में जिम का ध्यान रखे। इसी बारे में सोचते हुए ईथन जब उस रेडियो को लेके बाहर आता है तो बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस समय पर सामने असल में खुद जिम खड़ा था, जिसे देखकर ईथन तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और तब जिम बेहद ही प्यार से ईथन को समझाता है कि अब उनके परिवार को एक दूसरे की हिफाजत पहले से कहीं ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद ईथन उससे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है और जिम से जिद करता है कि वो उनके साथ ही रुक जाए, लेकिन जिम ने तो उदास होकर इस बात पर मना कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही वो ईथन को कहता है कि ईथन तुम्हें उस आंसुओं की झील यानी कि लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढना पड़ेगा जिसे तुमने उस रात अपने सपने में देखा था जिस दिन
दिन हमारी आरवी यहाँ पर आकर क्रैश हुई थी। तब ईथन इसके लिए मान तो जाता है, मगर जिम इस बारे में ईथन को कुछ और बता पाता कि तभी जंगल से टैबी की आवाज आती है और जिम अचानक हवा में गायब हो जाता है। इसके बाद टैबी के ईथन के पास आने पर ईथन उससे जिम और रेडियो के बारे में सब कुछ बताता है, जो टैबी को बस ईथन का वहम और साथ ही उसका बचपना लग रहा था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ईथन को अपने गले से लगा लेती है। और वैसे जिम ने ईथन से उस लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए क्यों बोला है, और क्या सच में वो जिम ही था या फिर कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसने जिम का रूप लिया हुआ था। खैर दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में फातिमा, जो खुद भी काफी ज्यादा उदास थी, वो अचानक अकेले बैठे एल्जिन के पास आकर उससे कहती है कि वो उससे नफरत नहीं करती, क्योंकि इस शहर ने उन दोनों को ही अपनी कठपुतली बनाया था। जो सुनने के बाद एल्जिन को थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है और तब एल्जिन के पास से जाने से पहले फातिमा उससे कहती है कि तुम्हें एक काम को करने में मेरी मदद करनी होगी। मगर आखिरकार फातिमा एल्जिन से क्या करवाना चाहती है, इसके बारे में तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। खैर इसकी अगली सुबह बॉयड को अपनी बीवी एबी का खौफनाक समय आता है, जिस समय बॉयड को खुद ही उसे शूट करके खत्म करना पड़ा था। और उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद बॉयड उठकर सबसे पहले अकोस्टा के पास जाता है। वहाँ पर वो अकोस्टा को समझाता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम्हें अपनी बेकार हरकतों की वजह से बाकी लोगों की जान को खतरे में डालना बंद करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अकोस्टा को फ्री कर देता है। और वैसे आज वही दिन था जब जिम और पादरी का फ्यूनरल होने वाला था। इसी वजह से सब फ्यूनरल की तैयारी में लग जाते हैं, जिस दौरान चर्च में सोफिया सबके सामने पादरी से अकेले में बात करने को कहती है, जो सुनने के बाद सब उसकी बात को मानकर बाहर चले गए थे। लेकिन सबके वहाँ पर से जाने के बाद सोफिया मरे हुए पादरी के पास जाकर उसके एक दांत को निकाल के अपने पास रख लेती है, क्योंकि सोफिया या फिर कहीं मैन इन येलो को मरे हुए लोगों के आइटम को कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद था। आगे इसके थोड़ी देर बाद फ्यूनरल के समय पर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जब सभी लोग जिम और पादरी की आत्मा की शांति के लिए शांत होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी कौओं का एक बहुत ही बड़ा झुंड आसमान में गोल गोल उड़ते हुए तेजी से शोर मचाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो सब लोग हैरान रह गए थे। लेकिन सोफिया को ये सब देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आगे इसके थोड़ी देर बाद ईथन, जिसे जिम के कहे अनुसार लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढना था, वो टैबी से बहाना बनाता है कि उसे विक्टर के साथ घूमने के लिए जाना है, जिस पर टैबी ये सोचकर मान जाती है कि शायद ईथन इससे बेटर फील करेगा। मगर अभी टैबी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ईथन एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है जो उसे कभी भी मौत के मुंह में धकेल सकता है। इसी बीच जूली खुद भी काफी चिड़चिड़ी होती जा रही थी, मगर अपनी जान गंवाने के इतना करीब पहुंचने के बाद भी जूली हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसे अचानक से उस कहानियों की किताब के बारे में याद आता है, जिसे शहर में आते समय ईथन पढ़ रहा था। वो किताब अब जूली को किसी भी हालत में चाहिए थी, क्योंकि ईथन ने पहली बार स्टोरी वॉकर वाली बात को किताब में ही पढ़कर छेड़ा था। इसीलिए जूली को लग रहा था कि उन किताबों में इस शहर की टाइमलाइन को समझने और सेफ तरीके से नेविगेट करने का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर छुपा होगा। यही सोचकर वो रैंडल को जिद करके अपने उस टूटे हुए घर के पास ले जाती है, जिसमें जूली और उसकी फैमिली सीजन 1 में रह रहे थे, और अभी वो किताबें उसी घर के मलबे के नीचे दबी हुई थी। पर क्या वो किताबें सच में इस मौत के खेल को रोक पाएंगी? रैंडल के दिमाग में यही सवाल चल रहा था। पर फिर भी वो जूली का दिल रखने के लिए उस किताब को निकालने के लिए घर के नीचे चला जाता है, जहाँ पर उस तीसरे बंदे की लाश अभी भी पड़ी हुई थी, जो सेकंड सीजन के दौरान वहाँ पर मारा गया था। और उसकी हालत को देखने के बाद तो रैंडल की फट के 4 से 64 हो चुकी थी। इसके बावजूद वो खुद को संभाल कर जैसे तैसे किताबें हासिल करके बाहर तो आ जाता है। पर यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि क्या टाउन के राज को उजागर करने की ये कोशिश उन्हें भी तो मौत के मुंह में नहीं ले जाएगी? क्या जहाँ एक तरफ जूली टाइम ट्रेवल करने के पीछे पागल थी, वहीं दूसरी तरफ ईथन ने भी लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए विक्टर के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होती है। वो विक्टर से अचानक किसी झील के बारे में पूछता है, जिस पर विक्टर उसे कॉलोनी हाउस वाली झील के पास लेकर आ गया था। लेकिन वो झील तो किसी भी एंगल से लेक ऑफ टीयर्स तो नहीं लग रही थी, और अगर वो धोखे से लेक ऑफ टीयर्स थी भी तो फिलहाल के लिए जेड अभी आंसुओं की झील में नग्न अवस्था में मेडिटेट कर रहा था। लगता है टैबी की बेवफाई का उसके ऊपर गहरा असर हुआ है। खैर असल में जेड वहाँ पर इस खौफनाक सच्चाई के बारे में सोच रहा था कि बस वो और टैबी ही इस एंडलेस साइकिल का हिस्सा क्यों है, जिसमें बार बार उन्हें जन्म देना पड़ता है ताकि वो उन बच्चों को बचा सके जिनकी बलि चढ़ाई गई थी। यही सोचते हुए जेड अपनी पिछले जन्मों की धुंधली यादों को जगाने की कोशिश भी कर रहा था। इसी वजह से वो शुरुआत में तो ईथन की बातों पर ध्यान नहीं देता, मगर जब ईथन विक्टर को लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बताता है तो जेड हैरान होकर खुद भी उससे उसके बारे में सब कुछ पूछता है, जिस पर ईथन ने उसे भी सब कुछ बता दिया था। और अब जेड को लग रहा था कि लेक ऑफ टीयर्स के बारे में पता करके उसे अपनी पुरानी यादें और इस टाउन से बाहर जाने के रास्ते दोनों चीजों के बारे में पता चल जाएगा। यही सोचकर वो खुद भी उनके साथ उस लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, जिस दौरान उन्हें लेक ऑफ टीयर्स तो नहीं लेकिन झाड़ियों में छुपा हुआ मैन इन येलो का सूट मिल गया था। उस सूट को देखते के साथ ही विक्टर की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो अपने पैंट में ही मुंह देता है, जिससे साफ हो रहा था कि मैन इन येलो विक्टर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है और कहीं ना कहीं किसी न किसी हाल में विक्टर का सामना उससे हो चुका है। इस बारे में विक्टर किसी को कुछ भी नहीं बताता और पास की झाड़ियों में जाकर कांपने लगता है। इसी समय दूसरी तरफ टैबी के हाथ में उसी लाइट हाउस की पेंटिंग लगती है, जिस लाइट हाउस की मदद से टैबी पहली बार बाहर की दुनिया
दुनिया में गई थी और उसे देखने के बाद टेबी ने एक बार फिर से एक खतरनाक रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा था कि वो वापस से उस पोर्टल वाले फार अवे ट्री से उस लाइट हाउस तक पहुंचेगी ताकि वो बाहर की दुनिया से मदद ला सके। लेकिन अभी उसके घर से निकलते ही उसकी मुलाकात विक्टर के पिता हेनरी से हो जाती है। उस समय पर हेनरी टेबी को देखते ही समझ गया था कि वो कोई बहुत ही बड़ी बेवकूफी करने जा रही है, इसीलिए वो जबरदस्ती उसके साथ साथ जंगल की तरफ जाने लग जाता है और तब ना चाहते हुए भी टेबी को उसे अपने प्लान के बारे में बताना पड़ता है। तब सब कुछ जानने के बाद हेनरी टेबी को ऐसा करने से मना करने लग गया था क्योंकि विक्टर के हिसाब से फार अवे ट्री के रास्ते बदलते रहते थे और पहले टेबी के फार अवे ट्री को इस्तेमाल करने के बाद एक और आदमी उसे इस्तेमाल करके बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। इसी वजह से हेनरी नहीं चाहता था कि टेबी ऐसा कुछ भी करके अपनी जान को जोखिम में डाल ले। अभी जब वो लोग पोर्टल वाले फार अवे ट्री के पास पहुंचते हैं, उसी समय पर बॉय इन व्हाइट, जो अब तक पहले से काफी बड़ा हो चुका था, वो भी टेबी के सामने आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। जिस दौरान ये अचानक से टेबी और हेनरी को जेड और ईथन की जंगल की तरफ से आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही वो दोनों तुरंत ही आवाज की तरफ भाग गए थे। वहाँ पर विक्टर अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी हालत को देखकर हेनरी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अभी विक्टर का दिमाग इस कदर सुन हो चुका था कि उसे मैन इन येलो के खौफ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा होता। इसी बीच जेड की नजर जमीन पर उग रहे नशीले मशरूम्स पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि आज तक इस टाउन के बारे में उसे जो भी चीजें याद आई थी वो कहीं ना कहीं तब याद आई थी जब वो बहुत ज्यादा नशे में था। इसी वजह से वो नशे में होने के लिए उन मशरूम को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। पर क्या ये मशरूम उसे सच में पास्ट के बारे में जानने में मदद करेंगे या फिर उन्हें कार्य के बाद जेट खुद ही पास्ट बनकर रह जाएगा। खैर अभी सभी लोग उस मैन इन येलो के सूट को लेकर शेरिफ स्टेशन में वापस आते हैं, जहाँ पर बॉयड, एलिस और डोना भी उन कपड़ों को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कपड़े हैं किसके और अगर वो कोई इंसान है तो आखिरकार वो इंसान है कहाँ पर। अभी जब बहुत ज्यादा दिमाग लगा के भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो हेनरी एक बार फिर से विक्टर के पास चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी समय पर जेट टेबी को ईथन की लेक ऑफ टीयर्स वाली बात के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वैसे तो टेबी को ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आया था, मगर वो इस बात को तो जरूर समझ गई थी कि अगर वो ईथन के साथ खुद उस लेक ऑफ टीयर को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो शायद इस बार ईथन अकेले ही उस लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। इसीलिए जब डोना, एलिस और गांव के बाकी लोग गांव के लिए सब्जियां लाने दूसरी झील के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो टेबी फैसला करती है कि इस बार वो ईथन और जूली को भी अपने साथ लेकर जाएगी। जब वो इस बारे में ईथन से बात करती है तो ईथन तो इस पर खुशी खुशी मान जाता है, मगर जूली जो अभी के लिए टेंडल के साथ उसकी बस में टाइम ट्रेवल की कुत्ती को सुलझाने की कोशिश में लगी थी, वो टेबी के साथ जाने से मना कर देती है। ये देखकर टेबी टेंडल को बस से बाहर अकेले में बुलाकर कहती है कि मेरी बेटी को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करके यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम हमारे वापस आने तक उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। इस पर टेंडल भी मान जाता है, जिसके बाद टेबी, डोना, एलिस और उनके साथ टाउन के कुछ और लोग दूसरी झील की तरफ निकल जाते हैं। उस समय पर एलिस फातिमा से उसका ध्यान रखने के लिए कहकर जाता है, मगर उसके वहाँ पर से निकलते ही फातिमा अपने कमरे में जाकर बहुत सारी मिट्टी से कुछ बनाने में लग जाती है और उसने एल्जिन से यही मदद मांगी थी कि उसके कमरे तक इतनी सारी मिट्टी लेकर आ जाए। इस बारे में जल्दी ही केनी को पता चल जाता है, जिसके बारे में उसने तुरंत ही बॉयड को भी बता दिया था। और अभी जब बॉयड फातिमा के कमरे में जाकर उससे बात करता है तो फातिमा कहती है कि वो असल में एक गोलम बना रही थी और जूइश फोकलोर के मुताबिक गोलम को इसलिए बनाया जाता था ताकि दुश्मनों से अपने लोगों की प्रोटेक्शन करी जा सके। फातिमा का मानना था कि अगर उन्हें मॉन्स्टर से बचना है तो उन्हें अपने लिए भी एक मॉन्स्टर बनाना पड़ेगा जो उनकी हिफाजत कर सके। ये बात सुनने के बाद बॉयड वहाँ पर से चुपचाप चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ सोफिया फिलहाल के लिए स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर उस आदमी की लाश वाली जगह को देख रही होती है जो बॉटल वाले फार अवे ट्री में घुसने की वजह से दीवार में फंसकर मारा गया था। उस समय टाइनर में बैठी क्रिस्टी और मैरियल सोफिया को देखते हुए सोच रही थी कि ये कितनी सीधी लड़की है और किसी से कुछ भी नहीं कहती, मगर अभी उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सोफिया ने तो शहर में आने के बाद से ही जाल पर जाल बिछाना शुरू कर दिए थे। असल में फ्यूनरल के बाद जब उससे पूछा गया था कि उसे कहां पर रहना है तो उसने जानबूझकर सारा के घर को चुना था क्योंकि सारा अकेले रहती थी और उसको वापस अपना शिकार बनाकर उससे कुछ भी कराना मैन इन येलो यानी कि सोफिया के लिए उसके नजदीक रहकर और ज्यादा आसान हो जाता। उसी की वजह से अभी सारा को अचानक से वही आवाजें आने लगती हैं जिसने फर्स्ट सीजन में उससे नेथन यानी कि उसके खुद के भाई का कत्ल करवाया था और अभी वो आवाजें सारा को एक ऐसी खतरनाक चीज करने के लिए कह रही थी जो शायद पूरे टाउन को तबाह कर सकती है। वो आवाजें चाहती थी कि सारा डाइनर में जाकर पानी के एक कप से थोड़ा सा पानी पिए और बचा हुआ पानी सबके लिए रखे हुए उस जग में डालते जिससे सब पानी पीते हैं। हालांकि इससे क्या होता सारा को इस बारे में नहीं पता था, पर अगर वो ऐसा नहीं करती तो आवाजों के मुताबिक उसके अपने लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सुनते ही सारा बिना वक्कवाए सीधा एल्जिन के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बताते हुए मदद मांगती है क्योंकि वो दोनों ही इस टाउन के हाथों मैनिपुलेट होने का ट्रॉमा झेल चुके थे। अभी एल्जिन के पास भी इससे बचने का कोई इलाज नहीं होता, मगर उसके हिसाब से शायद सारा के ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए सारा को ये काम कर देना चाहिए। ये सुनकर सारा थोड़ा सा नॉर्मल तो फील करती है, मगर
मगर उसे अंदर से डर था कि कहीं उसके ऐसा करने से उसको आने वाली खौफनाक आवाजें टाउन के बाकी लोगों को भी ना आने लगे। पर अभी जैसा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो सारा सीधा डाइनर में पहुंच जाती है, जहाँ पर बागता यानी कि पुरानी बस ड्राइवर जो अब डाइनर चला रही थी वो सारा से बहुत अच्छे से बात करती है। इस अच्छे बर्ताव की वजह से सारा ने अपना मन बदल लिया था, मगर तभी उससे पूल के पास से सोफिया के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसने पूल के अंदर जानबूझकर छलांग लगाकर अपना हाथ तोड़वा लिया था। मगर वो सबके सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे किसी अनजान ताकत ने उसे पूल में धक्का दिया हो। ये देखते ही सारा के तो पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और उसे लग रहा था कि ये सब उसकी उन आवाजों की बात को न मानने के कारण हुआ है। इसीलिए सारा आखिरकार पानी को झूठा करके बचा हुआ पानी उस जग में उड़े ले देती है। अब वैसे उस पानी की वजह से किसी को कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि ये सब मैन इन येलो का ड्रामा था ताकि वो सारा को और तोड़ सके और साथ ही ये कंफर्म कर सके कि क्या वो उसे आज भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है या फिर नहीं। खैर अभी के लिए क्रिस्टी और मैरियल सोफिया का इलाज कर देती हैं, मगर उस दौरान सोफिया ने मैरियल को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मैरियल एम्बुलेंस से दवाई लेने के लिए जाती है तो अचानक उसे अपने पुराने खौफनाक विजन आने लगते हैं, जिससे उसे लग रहा था कि वो फिर से उन्हीं जंजीरों में फंस गई है जिसमें वो पहले के सीजन में फंसी थी। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस दौरान उसकी आवाज को सुनकर क्रिस्टी और सोफिया उसको संभालने के लिए पहुंच गई थी और सोफिया को ये सब देखकर तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ एंडी की काफी समय की मशक्कत के बाद विक्टर आखिरकार हिम्मत करके उसे मैन इन येलो का खौफनाक सच बता ही देता है, जिस दौरान वो हैंडी को अपनी एक पुरानी पेंटिंग दिखाता है जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे वो मैन इन येलो टाउन के पुराने लोगों को जिंदा निकल रहा था। दरअसल मैन इन येलो विक्टर के बचपन के समय में हुए हत्याकांड से पहले टाउन में एक गाड़ी से आया था, जिस दौरान उसके हमेशा खुश रहने की वजह से गाँव के सारे लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पर वो लोगों के साथ सिर्फ तब तक ही अच्छे से रहा जब तक विक्टर की माँ यानी कि मैरिंडा ने उस बॉटल ट्री के बारे में सच्चाई पता नहीं लगा ली। मैरिंडा को उस सच्चाई के बारे में पता चलने के थोड़ी देर बाद ही टाउन में एक बहुत ही भयानक हत्याकांड शुरू हो गया, जिसमें विक्टर को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे। और वही वो दिन था जब विक्टर ने अपनी आंखों से मैन इन येलो नाम के उस राक्षस को अपनी माँ को जानवरों की तरह खाते हुए देखा था। ये सब सुनकर तो हैंडी की रूह कांप जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूली फिलहाल के लिए ईथन की स्टोरी बुक पढ़ रही थी, जिस दौरान ही उसे टैबी की बातों को याद करते हुए ध्यान आता है कि मैरिंडा यानी विक्टर की माँ बॉयज टाउन में कदम रखने के बहुत पहले से ही अपनी पेंटिंग में यहाँ की चीजों को ड्रॉ करती थी, जिसका मतलब बाहर की दुनिया में कुछ लोग अपने सपनों और विजन के जरिए इस मनुष्य जगह के टुकड़ों को देख सकते हैं। और इसका मतलब ये हो सकता था कि ईथन की किताबों के किसी राइटर ने भी यही सब देखा हो और बाद में उसने मजे मजे में इससे रिलेटेड एक कहानी बना दी हो। इसी बारे में सोचते हुए उसकी नजर किताब के एक खास चैप्टर के ऊपर पड़ती है जो बुकमार्क के बारे में था, और उसे पढ़कर जूली को समझ आता है कि अगर वो अपनी मेमोरीज में भी बुकमार्क बना ले तो जैसे बुकमार्क किताब के किसी खास पेज पर जाने में मदद करता है तो वैसे ही वो उनके जरिए अपनी यादों के खास हिस्सों में जा पाएगी। यही सोचकर जूली फैसला करती है कि वो एक कोरे कागज का टुकड़ा लेकर खंडर से पास्ट की लोकेशन में जाएगी और वहाँ पर जाकर उस खाली कागज के ऊपर एक अनोखा सिंबल बना देगी, ताकि बाद में उस सिंबल को लेकर जब भी खंडर के बीच में जाए तो वो जगह जूली को उसकी उसी याद में पहुँचा दे जिस याद में उसने वो सिंबल बनाया था। लेकिन क्या पास्ट के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना उन्हें मौत से बचा पाएगा या फिर हमेशा के लिए दफन करके रख देगा? खैर इस दिमाग घुमाने वाले आइडिया को टेस्ट करने के लिए जूली दोबारा उस खंडर में उतरती है और सीधा इस टाउन के सदियों पुराने उस लम्हे में पहुंच जाती है जब शहर में कत्लेआम मचा हुआ था और वहां पर चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। उन्हें देखने के बाद तो जूली की हालत पतली होना शुरू हो जाती है और उसी समय उसकी नजर मैन इन येलो के ऊपर भी पड़ती है जो लाशों को अपना खाना बना रहा था। अभी मैन इन येलो की नजर उसके ऊपर पड़ते ही वो उसके पास आने लग जाता है, जो देखकर जूली जल्दी से कागज पर सिंबल बनाती है और तभी किस्मत से प्रेजेंट पे डेंडल भी उसे खंडर से खींचकर रियलिटी में वापस ले आता है। मगर अभी वापस आने के बाद कागज को देखकर तो जूली की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि वो कागज अभी भी पूरी तरह से ब्लैंक था और जिस हिस्से पर जूली ने बुकमार्क बनाया होता है वो हिस्सा तो पास्ट में ही रह गया था। कुल मिलाकर इसका मतलब ये था कि जूली के हाथ में कोई भी बुकमार्क नहीं लगा होता और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर जेड फिलहाल के लिए खुद भी शहर की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में लगा था, जिसके लिए वो एक बेहद ही खतरनाक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है और बॉयड के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है कि जब वो नशे में होता है तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। ये बताने के बाद जेड ने उसे ये भी बता दिया था कि अब वो नशे में होने के लिए जंगल में मिले मशरूम को खाने वाला है, जिस पर पहले तो बॉयड हल्का सा हिचकिचा रहा था, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता न होने की वजह से जेड शेरिफ स्टेशन में ही उन मशरूम को खा लेता है, जिसका नशा चढ़ते ही उसे अपने सामने अपने बचपन का एक रूप दिखाई देता है। अभी जब वो बच्चा जेड को अपने साथ बाहर लेकर जाता है तो वहाँ पर वो पुराना बूट टाइप का बंदा भी खड़ा था, जिसके रीजंस जेड को पहले के सीजन में आया करते थे। अभी वो बंदा जेड को एक इंसानी खोपड़ी में खून पीने के लिए देता है, जिसको जेड ने भी हिम्मत करके पी लिया था और जेड के ऐसा करने के तुरंत बाद ही जेड का बचपन वाला रूप उसे कॉलोनी हाउस के लॉन की तरफ लेकर चला जाता है। लॉन के पास में अभी अलग अलग टाइमलाइन के काफी सारे लोग खड़े होकर वायलिन बजा रहे थे और जेड खुद भी बचपन से वायलिन बजाना काफी ज्यादा पसंद करता था। इसी बारे में थोड़ा सा सोचने के बाद जेड को एक ऐसी बात याद आती है जिसे सोचकर तो उसकी रूह कांप
छुप गई थी। दरअसल ये सारे वायलिन बजाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि जेड के ही पिछले जन्म के वो रूप थे जो इस टाउन में आके मारे गए थे। और अब जेड को पक्का विश्वास हो चुका था कि ये चक्र सच में सदियों से चल रहा है। अभी जब जेड अपने मरे हुए रूपों को बहुत ही गौर से देखता है तो जेड को एक और खौफनाक चीज का एहसास होता है कि उसके पास के किसी भी वर्जन के शरीर पर मॉन्स्टर के काटने या फिर हमला करने के निशान नहीं थे और उनकी मौत का कारण हर बार सिर्फ टाउन के लोग ही बना करते थे। जेड इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तब उसका बचपन का रूप उसको बताता है कि जब भी इस टाउन के लोगों को इस बात का एहसास होता है कि इस टाउन का ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर और लोगों की मौत कहीं न कहीं जेड और टैबी के दोबारा जन्म लेने से जुड़ी है, तो वो सब हमेशा उन्हीं दोनों के खिलाफ हो जाते हैं और हर बार पहली बार से ज्यादा बेरहमी से टैबी और जेड को मार दिया जाता है। ये बताने के बाद जेड का छोटा वर्जन उसे कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में मौजूद एक छुपे हुए दरवाजे की तरफ लेकर जाता है जिसका रास्ता सीधा नीचे बनी मॉन्स्टर की खौफनाक सुरंगों में जाता था। और अभी जेड के उन सुरंगों में जाने पर अचानक से कई सारे मॉन्स्टर उसे घेर कर एक कब्र में गिरा देते हैं, जो कब्र बिल्कुल उन्हीं बच्चों की कब्र के पास थी जिनकी बलि देकर मॉन्स्टर अमर बने थे। ये देखकर जेड डरते हुए इतना जोर से चिल्लाता है कि उसकी आंख सीधा शेरिफ स्टेशन में बॉयड के सामने खुलती है और तब बॉयड उसे बताता है कि जेड नशे में होने के बाद से भंड होकर स्टेशन में ही पड़ा था, जिसका मतलब कि ये सारी चीजें जो भी जेड ने देखी वो सारी चीजें बस उसके दिमाग में चल रही थी, न कि वो चलकर सच में कॉलोनी हाउस के पास गया था। फिर अभी इस सब की वजह से जेड को बलि चढ़ाए गए बच्चों की कब्र की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल चुका होता है और उसे लगने लगता है कि अगर वो उन बच्चों की हड्डियों को वहाँ पर से निकाल लेगा तो शायद वो बच्चे आजाद हो जाएंगे और उसी के बाद टाउन के सभी लोगों के पास इस नरक से आजादी पाने का एक मौका होगा। लेकिन इस नरक से निकलना जितना आसान अभी लग रहा था हकीकत में उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये जगह धीरे धीरे सबके सामने और खतरनाक चीजें ला रही थी। जैसा कि सुबह डोना, टैबी, ईथन, एलिस और गाँव के कुछ और लोग सब्जियां लेने के लिए गए थे तो उस दौरान रास्ते में उनके ग्रुप को एक जख्मी चिड़िया मिलती है जो यहाँ के डरावने कौओं के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी ईथन इसे भगवान का इशारा मानकर चिड़िया को उठा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो लोग जिस झील के पास जा रहे हैं वही लेक ऑफ टीयर्स हो सकती है और अगर लेक ऑफ टीयर्स का पानी इस चिड़िया पर डाला जाए तो उसकी हीलिंग पावर से चिड़िया पूरी तरह से सही हो जाएगी। मगर इसके थोड़ी देर बाद जब वो उस दूसरी झील के पास पहुंचते हैं तो उसके पानी से चिड़िया को कुछ भी नहीं होता और तभी सबको पानी में ऐसी खौफनाक चीज दिखाई देती है जिसे देखने के बाद तो सबकी जान हलक में आ गई थी। असल में पानी के बिल्कुल किनारे पर मिट्टी में एक मोटी सी रस्सी थी जिसको खींचते ही पानी में बहुत ही बड़ा कुछ उभर कर आता है और फिर जब सभी लोग रस्सी की मदद से उसको खींचकर बाहर निकालते हैं तो वो 3 भूताहा जंजीरों से बड़े हुए बड़े बड़े स्टव डॉल्स थे, जिसे देखने के बाद तो काफी देर तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कोई मामूली पुतले हैं या फिर इन्हें पानी में इसीलिए डाला गया था ताकि सदियों पुरानी किसी इविल एंटिटी को झील के अंदर कैद कर रखा जा सके। बात चाहे जो भी थी अभी उन्हें बस इतना समझ में आया था कि उन पुतलों को वापस पानी में डालना ही सही होगा, इसीलिए वो पुतलों के अंदर पत्थर बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान ही टैबी को एहसास होता है कि जैसे वो उन पुतलों को पहले देख चुकी है मगर कहाँ पर, इस बारे में टैबी याद नहीं कर पा रही होती। और अब जैसा कि थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी तो उन लोगों के पास जंगल में मौजूद शेड के अंदर सुबह तक रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब शेड में जाने के बाद भी टैबी लगातार उन्हीं पुतलों के बारे में सोच रही थी, जिस दौरान ही उसे सब कुछ याद आता है। जो याद आती ही उसका चेहरा खौफ से भर गया था, क्योंकि असल में एक समय जब वो छोटी बच्ची थी तो वो इन्हीं पुतलों की छोटी डॉल के साथ खेला करती थी, पर एक दिन एक गुस्से से भरे इंसान ने वो खिलौने उसके हाथ से छीनकर एक नदी में फेंक दिए थे और टैबी से अजीब तरह से कहा था कि इनकी वजह से उस आदमी को डरावने सपने आते हैं। उसके कुछ समय बाद ही उस आदमी की मौत हो गई थी और जैसा कि पहले के सीजन में बताया गया था कि टैबी अपने आप को सपने में डरा हुआ एक लाल पत्थर के पीछे छुपा हुआ देखती थी, तो वो डरावने सपने असल में टैबी को उसी आदमी की वजह से आते थे। ये सब टैबी तुरंत ही बाकी सबको बताकर उन्हें इस जगह पर से निकलने के लिए कहती है, जो सुनकर सब लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि अभी रात होने की वजह से बाहर खौफनाक मॉन्स्टर होंगे। इसके बावजूद भी टैबी उन लोगों से लगातार बाहर चलने के लिए कहने लगती है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो मॉन्स्टर से भी भयानक चीज उन्हें यहाँ पर आकर खत्म कर देती और उस चीज को तालिस्मान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। टैबी को इस बारे में बताते बताते काफी ज्यादा देर हो जाती है और तभी अचानक बाहर से सबको किसी के चिल्लाने की खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिसके अगले पल ही उन तीनों पुतलों में से एक पुतला जिंदा होकर उनके शेड के अंदर घुस गया था। इससे सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, जिसके अगले ही पल टैबी, डोना, एलिस, पैटी और ईथन उस शेड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर रॉजर नाम का एक आदमी अंदर ही फंस गया था, जिससे वो पुतला बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच पैटी के ऊपर भी एक पुतले ने हमला कर दिया था, जो पैटी के चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से जलाने वाला था, मगर जैसे तैसे एलिस आकर उसको बचाता है और उसी समय पर तीसरा पुतला डोना को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है। उस समय टैबी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, पर तभी अचानक उसे कुछ ऐसा याद आता है जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता था। वो चीज याद आते ही टैबी शेड के बाहर मौजूद उसी वुडू डॉल वाले वुडन टोटम को उठाकर सीधा उस पुतले के शरीर में घुसा देती है, जिससे मौके पर ही वो पुतला
मर गया था और ये देखकर बाकी दोनों पुतले भी वहाँ पर से भाग गए थे। अब इसके अगले दिन जैसा कि जेड ने अपने विजन में बेसमेंट में मौजूद उस दरवाजे को देखा था, तो वो बॉयड को अपने साथ उस दरवाजे को दिखाने के लिए लेकर जाता है, मगर असली बेसमेंट में तो उस दरवाजे की जगह पर सिर्फ एक दीवार थी। उसे देखकर बॉयड को लगता है कि जेड ने बस ऐसे ही कुछ भी देख लिया होगा, इसीलिए अभी बॉयड को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि कब्र से उन बच्चों की हड्डियों को हासिल करने से कुछ भी बदलेगा। हालांकि जेड को इस बात पर पूरा भरोसा था, मगर अभी बॉयड साफ कह देता है कि वो बस जेड के वहम पर भरोसा करके किसी को भी उन खौफनाक सुरंगों में मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं भेज सकता। तब तक डोना और बाकी सभी टाउन में वापस आ चुके थे, जिस दौरान डोना अचानक बॉयड और कैनी को अपने साथ एक शेड में लेकर जाती है जहां पर रॉजर की लाश पड़ी थी और उससे उन पुतलों ने बुरी तरह से चीड़ फाड़ कर अपने जैसा रूप दे दिया था। उस दौरान रॉजर की हालत को देखकर तो बॉयड के पसीने छूटने लग गए थे और तब जाकर डोना और टैबी उसे उन खौफनाक पुतलों, टोटम और जंगल में हुई सभी चीजों के बारे में बताते हैं और साथ ही उसे वो वुडू डॉल वाले टोटम भी दिखाते हैं जो वो टाउन में अपने साथ लेकर आ गए थे। अभी जब टैबी उस आदमी की कहानी को दोबारा बताती है जो उन्हीं पुतलों से डरता था और उसी वजह से उसने उन्हें नदी में फेंक दिया था, तो सबको ये बात भी समझ में आती है कि जब भी इस टाउन में कोई मरता है तो उसके दिल का सबसे गहरा खौफ सच में एक जीता जागता सच बनकर गांव में आ जाता है। इसीलिए शायद उस आदमी के मरने के बाद वो छोटे छोटे डॉल इतने बड़े पुतले बनकर जिंदा हो गए थे। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन लोगों के पास मॉन्स्टर से बचने के लिए तालिस्मान तो थे, लेकिन अगर धोखे से भी वो पुतले गाँव में आ जाते तो पता नहीं गाँव वालों का क्या होता। खैर अभी बॉयड को ये भी लग रहा था कि अगर उस वुडू डॉल वाले टोटम की मदद से उस पुतलों को मारा जा सकता है तो हो सकता है कि उसका असर मॉन्स्टर पर भी हो, इसीलिए वो रात में उस टोटम को मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। इस बारे में जल्दी ही उन लोगों ने कॉलोनी हाउस में भी सभी लोगों को बता दिया था, जिन लोगों में सोफिया भी शामिल थी। और अभी सोफिया को इस बारे में पता चलने पर वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। इसी सब की वजह से जब सभी लोग इस बारे में बातें करते हुए प्लान बना रहे होते हैं तो सोफिया अचानक से साइड में कुछ बहुत ही खतरनाक करने जाती है, जिसके लिए उसने एक अंडे के ऊपर काला जादू करके कुछ मंत्र पड़े थे और बाद में उस अंडे को ले जाकर रॉजर की लाश के ऊपर फोड़ दिया था। मगर उसके ऐसा करने से आखिरकार होगा क्या, वो तो हमें रात में ही पता चलेगा। खैर इसके बाद सोफिया हेनरी को अपना नया शिकार बनाने का फैसला करती है, जो अपनी बीवी मेरिंडा की मौत के बारे में जानने के बाद पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसने पूरा दिन दारू पीना शुरू कर दिया था। तब सोफिया भी उसके पास जाकर उसके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देती है, जिस दौरान ही सोफिया ने हेनरी की नजरों से बचकर अपने खून की कुछ बूंदे हेनरी की ड्रिंक में डाल दी थी, जिसे हेनरी भी बिना देखे पी जाता है। और उसके बाद से ही हेनरी को बीच बीच में अजीब अजीब से हेलुसिनेशन आने शुरू हो जाते हैं। उन हेलुसिनेशन में हेनरी खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर आराम करते हुए देख रहा था, जहाँ उसके सामने अच्छे कपड़े पहने और बहुत ही स्मार्ट विक्टर खड़ा था और विक्टर के हिसाब से अब तक उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। तब हेनरी विक्टर को उस टाउन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि वो सारी चीजें बस एक सपना है और इस सपने से जागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हेनरी उस जगह पर से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ ले। ये सारी चीजें हेनरी को कहीं ना कहीं सच्चाई लगने लग गई थी, पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं करता। अब वैसे ये चीज बिल्कुल उसी तरह थी जैसे कि बर्ड की बीवी एबी के साथ हुआ था और उसे लग रहा था कि वो सभी लोगों को मारकर उन्हें असली दुनिया में जगह देगी, पर फिलहाल के लिए हेनरी किसी को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था। अब उसी समय पर जेड खुद से सभी लोगों को अपनी थ्योरीज के बारे में बताता है कि अगर वो लोग उन सुरंगों में जाकर बलि चढ़ाए गए बच्चों की हड्डियां बाहर निकाल लेते हैं तो शायद सबके घर जाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन बर्ड तो इस बार भी इस आइडिया को सुनकर भड़क गया था और उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। अब इसके बाद रात होते ही सब टोटम एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने लगते हैं, जो वैसे तो बर्ड को करना था, पर उसकी पार्किंसन की बीमारी की वजह से उसकी जगह पर कैनी खुद इस एक्सपेरिमेंट को करने का फैसला करता है। और जब रात में कैनी को मॉन्स्टर दिखाई देते हैं तो कैनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर टोटम से हमला कर देता है। इस दौरान सभी लोगों का प्लान ये था कि कैनी के ऐसा करने के तुरंत बाद वो पास में मौजूद किसी भी घर में चला जाएगा और सभी लोग अपने अपने घरों के पास दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहेंगे। मगर चीजें पूरी तरह से तब पलट जाती हैं जब कैनी को आसपास मौजूद सभी घरों के पास पहले से मॉन्स्टर खड़े दिखाई देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि उनके प्लान के बारे में मॉन्स्टर्स को पहले से पता चल चुका था। इससे कैनी समेत सभी लोगों के पसीने छूटने लग गए थे, पर तभी कैनी भागता हुआ डेंडल की बस में घुस जाता है, मगर उसके बस का दरवाजा बंद करने से पहले ही स्माइली मॉन्स्टर बस के अंदर आ गया था, जिसे देखने के बाद कैनी के पास बस की छत पर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन स्माइली मॉन्स्टर उसको मारने के लिए जल्दी ही वहाँ पर भी पहुँच जाता है। तो कैनी को भी लग रहा था कि शायद अब उसकी मौत हो जाएगी, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया था। फातिमा जो फिलहाल के लिए अपने घर में उसी गोलम को कंप्लीट करने में लगी थी, उससे स्माइली मॉन्स्टर और अपने बीच एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है और फातिमा के चिल्लाने पर स्माइली मॉन्स्टर भी बहुत जोर से चिल्लाकर अचानक रुक जाता है। तब इसी मौके का फायदा उठाकर कैनी ने स्माइली मॉन्स्टर को जमीन पर धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही बस के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है और इस तरह से कैनी की जान बच जाती है। और वैसे फातिमा के साथ अभी जो भी हुआ था वो सच में बहुत ज्यादा अजीब था, लेकिन आज की रात यहीं पर खत्म होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। रॉजर जिसके ऊपर मैन इन येलो यानी कि सोफिया ने एक खौफनाक काला जादू करा
रहा था वो अचानक से उठकर कॉलोनी हाउस में घुस जाता है, जहाँ पर जाते ही उसने सभी लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला करना शुरू कर दिया था। इससे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर तभी एल्जिन कॉलोनी हाउस में रखा हुआ वो दूसरा टोटम उठाकर सीधा रोजर के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे मरे हुए रोजर की एक बार वापस से मौत हो गई थी। अब इसके अगले दिन फातिमा के साथ एक और अजीब चीज होती है, क्योंकि उसके पेट पर अजीब सी काली नसें उभर कर आ गई थी। इसीलिए वो मैरियल और क्रिस्टी से चेकअप करवाने के लिए जाती है, जहाँ चेकअप के दौरान एक ऐसी बात सामने आती है जिसे सुनकर तो सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे। असल में फातिमा का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इस कदर तक गिर चुका था कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मर चुकी है। और अभी फातिमा ने मैरियल और क्रिस्टी को पिछली रात हुई अजीब घटना के बारे में भी बता दिया था। तब मैरियल को लगता है कि फातिमा का ये कनेक्शन उनके लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार साबित हो सकता है और शायद वो इस लिंक के जरिए मॉन्स्टर के ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है। लेकिन क्रिस्टी को तो ये सब बस पागलपन ही लग रहा था। अब वैसे इस सब की वजह से सबसे ज्यादा परेशान बर्ड था, क्योंकि टाउन पर खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन बर्ड को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। बर्ड इस बारे में सोचते हुए जब शेरिफ स्टेशन के पास पहुंचता है तो उसे एक बार फिर से अपने सामने फादर खतरी दिखाई देता है, जो उससे कह रहा था कि शायद जेड की बातों में दम है और बर्ड को जेड के प्लान को एक मौका देना चाहिए। हालांकि शुरू में तो बर्ड अभी भी इस बात से परेशान हो रहा था, लेकिन बार बार जब खतरी उससे यही करने के लिए कहता रहता है तो बर्ड भी फ्रस्ट्रेट होकर एक हथौड़ा उठाता है और कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में पहुंचकर सीधा उस दीवार के ऊपर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर देता है, जिसकी जगह पर जेड के हिसाब से दरवाजा होना चाहिए था। तब उस दीवार के टूटते ही सच में दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है और वो भी बिल्कुल उसी जगह पर था जहाँ पर जेड ने उसे अपने सपने में देखा था। इससे ये चीज तो साफ हो गई थी कि जेड ने जो भी देखा था वो सब सही हो सकता है, लेकिन अगर वो लोग मॉन्स्टर की सुरंगों के अंदर चले भी जाते हैं तो वहाँ पर एक नया सरदर्द भी था कि वो सब जिंदा बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि अगर कोई अंदर जाता है तो जाहिर सी बात थी कि मॉन्स्टर उन्हें वन पीस में तो बाहर आने नहीं देंगे। तभी जेड को याद आता है कि उस मौत की गुफा में जहाँ पर बच्चों को दफनाया गया था, ठीक उसके ऊपर छत में एक सुराख है जो असल में उसी जादुई बॉटल ट्री की जड़ों से बना है। इसीलिए अगर वो कॉलोनी हाउस के अंदर से जाते हैं या कहीं और से भी तो उन्हें वापस आने के लिए बॉटल ट्री को जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा और वहाँ के रास्ते से वो बहुत ही आराम से बाहर आ जाएंगे। तब इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए दो अलग अलग टीम बनाई जाती है, जिसमें से एक टीम कॉलोनी हाउस के बेसमेंट से अंदर घुसेगी ताकि उन बलि चढ़ाए गए बच्चों की हड्डियों को सेफली बाहर निकाला जा सके, और वहीं दूसरी टीम जमीन के ऊपर से उस बॉटल ट्री को उखाड़ने का काम करेगी। लेकिन बर्ड को अभी भी इस प्लान से सख्त नफरत थी, क्योंकि ये कोई प्लान नहीं बल्कि मौत के कुएं में कूदने जैसा था। पर क्या उनके पास कोई और रास्ता बचा है? फिर अभी थोड़ी देर बाद जब बर्ड जंगल की तरफ जाता है तो उसे एक बहुत ही खौफनाक विजन दिखाई देता है, जिसमें उसके सारे दोस्त जंगल में मरे हुए पड़े थे और ठीक पास में एबी भी थी जिसके मुंह से खून निकल रहा था। तब उसे देखकर बर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वैसे बर्ड को उस रात से ही गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती थी जब से उसने अपनी बीवी को मारा था। तब थोड़ा सा बेटर फील करने के लिए वो एबी की कब्र के पास जाता है, जहां एबी से बात करते समय अचानक बर्ड के हाथ को एक हाथ जमीन से निकलकर पकड़ लेता है और बर्ड को जमीन के अंदर खींचने की कोशिश करता है। इससे एक बार को तो बर्ड के गोटे मुंह में आ गए थे और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो वापस आता है, जिस दौरान फादर खतरी की आत्मा उसके पास आकर उसको कंसोल करती है और उसे समझाती है कि लोगों को बचाने के लिए उसे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना सभी लोग यहीं पर फंसे रह जाएंगे। इस बात से बर्ड को भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि मैन इन येलो का सूट स्टेशन से चोरी हो चुका है। अब वैसे ये काम असल में सोफिया ने अपने एंड गेम को पूरा करने के लिए करा था, मगर बर्ड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कॉलोनी हाउस में सभी लोगों को बुलाकर जेड और एबी के पुनर्जन्म और उसके साथ साथ उनके प्लान के बारे में भी बता देता है। तब बाकी सब लोग भी इस प्लान में उनका साथ देने के लिए मान गए थे, लेकिन पुनर्जन्म वाले खुलासे को सुनकर तो विक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है और अब टाउन में वापस से पहले जैसा हत्याकांड होगा। इसकी वजह से वो ज्यादातर समय अब ईथन के साथ बिताना शुरू कर देता है, जिसका कारण जब एक समय पर टैबी उससे पूछती है तो विक्टर उसे बताता है कि दशकों पहले उसकी माँ मिरिंडा यानी कि टैबी ही अपने पिछले रूप में अपने बच्चों एलोइस और विक्टर के साथ यहाँ पर आई थी, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की, और इस बार भी टैबी अपने इस रूप में एक लड़के और साथ ही एक लड़की को लेकर आई है। और इसी चीज को अगर पहली वाली स्टोरी से कंपेयर करा जाए तो विक्टर का मानना ये था कि पहले की तरह टाउन में सब लोग मारे जाएंगे और इस बार सिर्फ ईथन जिंदा बचेगा, जैसे कि पिछली बार विक्टर जिंदा बचा था। यही बताकर विक्टर ईथन को जंगल में अपने पुरानी ट्रक के पास लेकर जाता है ताकि वो उसे अकेलेपन में जीने के लिए तैयार कर सके। तब ये सारी बातें सुनकर टैबी का माथा पिनक जाता है और वो विक्टर को सुनाते हुए कहती है कि ईथन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इसके साथ साथ उसने विक्टर से ये भी कह दिया था कि वो इस लूप को हर हाल में तोड़ कर रहेगी और ईथन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये बताने के बाद टैबी अपने घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसके पहुँचते ही अचानक उसके घर में रखा टेलीफोन बजने लग जाता है, जिसे टैबी के उठाने पर दूसरी तरफ से उसके मरे हुए बेटे थॉमस की आवाज आती है, जो
जल्दी से टैबी को उसकी पलटी हुई आरवी के पास जाने के लिए कह रहा था। तब थॉमस की बात को सुनकर टैबी भी वहाँ पर चली गई थी, जहाँ पर पहुँचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आरवी पर चारों तरफ ईथन की ड्राइंग लगी हुई थी। और तभी अचानक मैन इन येलो अपने असली रूप पे खुद टैबी के सामने पहुँच जाता है। उस दौरान वो टैबी को वार्निंग देता है कि सुरंगों के अंदर घुसकर उन बलि चढ़ाए गए बच्चों की हड्डियों को चुराना एक ऐसा कदम है जिसे किसी भी इंसान ने आज से पहले किसी भी साइकिल में नहीं करा था। और अगर इस साइकिल में ऐसा होता है तो हो सकता है कि सभी लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिल जाए, पर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये चीज करना एक ऐसी सजा लेकर आएगा जो मौत से भी बदतर होगी। इस दौरान मैन इन येलो कहीं न कहीं डरा हुआ भी था, और अगर वो खुद डरा हुआ है तो हो सकता है कि जेड का ये प्लान काम कर सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस टाउन में मैन इन येलो से भी कुछ खतरनाक है जो बॉटल ट्री को उखाड़ने से या फिर बच्चों की हड्डियों को निकालने से आजाद हो जाएगा। खैर अभी मैन इन येलो वहाँ पर से चला जाता है, जिसके बाद टैबी तुरंत ही इस बारे में जाकर बॉयड को बताती है। और तब ड्राइंग्स वाली बात के बारे में सुनने के बाद तो बॉयड सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि वो एंटिटी जब चाहे उनके घर के अंदर घुस सकती है और तालिस्मान भी उसे नहीं रोक सकता। अब जैसा कि उन लोगों के पास समय बहुत ही कम था, तो दोनों फैसला करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जब सूफिया को इस प्लान के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि टाउन के लोग इस चीज को गलत तरीके से करने वाले हैं, और इसीलिए सूफिया उन्हें बेरहमी से मरते हुए देखने के लिए बेताब थी। अब आगे इसी वजह से सूफिया अपने पूरे ध्यान को क्लारा पर लगा देती है, यानी कि कॉलोनी हाउस में रहने वाली वो थोड़ी सी मोटी औरत जिसने असल में टाउन में आते ही मैन इन येलो के साथ एक डील कर ली थी, जिसके बारे में खुद क्लारा को भी याद नहीं था, और आज तक क्लारा अपने उस डील को एक सपना ही समझती थी। मगर अभी सूफिया उसके पास जाकर उससे कहती है कि अब उस कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया है, जिसके बाद सूफिया उसे अकेले में ले जाकर सबसे पहले अपना हाथ काटती है और फिर क्लारा का हाथ काटकर अपना खून उसके खून के साथ मिला देती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक ब्लड पैक बन गया था। और ये चीज में भी मैन इन येलो को क्लारा के जरिए अपनी ताकत फैलाने का रास्ता देने वाली थी। अब ये चीज होने के बाद क्लारा सीधा क्लिनिक में जाकर अपने खून को एक थर्मस में टपका देती है और उस थर्मस के पानी को फातिमा के पास ले जाकर उसे पिला देती है, जिसकी वजह से उसी रात फातिमा बहुत ही दर्द के मारी नींद से जाग गई थी। और तभी उसके पेट पर उन काली नसों ने और भी ज्यादा भयानक रूप ले लिया था, जिसके साथ साथ अब उसके बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ हेनरी के विजन का भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर हो रहा था, जिसमें उसका बेटा यानी कि स्मार्ट विक्टर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो टाउन और उसमें मौजूद सभी चीजें पूरी तरह से झूठ हैं, जिनमें उसका बेटा यानी कि स्मार्ट विक्टर उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हेनरी को दिखाई देने वाला टाउन और उसमें मौजूद सभी चीजें पूरी तरह से झूठ है, और अगर वो वहाँ पर सभी लोगों को जान से मार देगा तो वो असली दुनिया में अपने असली बेटे के पास जग जाएगा। हालांकि हेनरी ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी मानसिक हालत पल पल बदतर होती जा रही थी। खैर दूसरी तरफ विक्टर अपनी मां मिरिंडा की कब्र पर खड़ा हेनरी की चिंता में था कि तभी अचानक से बॉयन वाइट उसके पास पहुंच जाता है और विक्टर से कहता है कि बॉटल ट्री को बिल्कुल भी तबाह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनते ही विक्टर तुरंत ही इस बात को बॉयड के पास बताने के लिए जाता है, लेकिन विक्टर की बातों को सुनने के बाद भी बॉयड इस प्लान को बदलने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था, और अभी उसने विक्टर के जिद करने पर उसे अरेस्ट कर लिया था। इसी बीच टैबी ने भी अपने घर में जूली और ईथन को अपने पास बिठाकर अपने पुनर्जन्म वाली बात के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस दौरान जूली जो कि पास्ट में जाने की कोशिश कर चुकी है, वो कहती है कि शायद इस टाउन में उन्हें महसूस होने वाली हर एक बात झूठ है। इसी बारे में बताते हुए वो टैबी के पास उस तालिस्मान को भी लेकर आ गई थी, जिसे देखते हुए टैबी थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ जाती है, और तभी अचानक टैबी को उन बलि चढ़ाए गए बच्चों की एक भूत नजर आती है जो लगातार सिर्फ टैबी के हाथ की तरफ इशारा करती जा रही थी। हालांकि उस समय पर टैबी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बाद में जब वो अपने हाथ में मौजूद तालिस्मान को गौर से देखती है तो उसे एक ऐसी बात समझ आती है जो सभी लोगों को हैरान करने वाली थी। असल में उस तालिस्मान के ऊपर सिर्फ दो लोगों की आकृति बनी हुई थी, जो लोग शायद कोई और नहीं बल्कि खुद जेड और टैबी थे, और इस बात का मतलब साफ था कि उस सुरंग में किसी आम आदमी को नहीं बल्कि उन दोनों को ही जाना पड़ेगा। इस बारे में तुरंत ही टैबी जाकर बर्ड और बाकी सबको बताती है, और बाकी सबको भी ये सही लगता है। इसी वजह से अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि टैबी और जेड उस सुरंग में जाएंगे और बाकी सब लोग बॉटल ट्री को उखाड़ेंगे। आगे जब सोफिया को इस बदलाव के बारे में पता चलता है तो पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखाई देने लगता है, जिसका मतलब साफ था कि शायद ये प्लान पूरी तरह से सही है। तब इसी चीज को रोकने के लिए सोफिया और भी गहरी चाल चलना शुरू कर देती है, जिसके लिए उसने मदद करने के बहाने उस सीढ़ी की रस्सी को काट दिया था, जिसकी मदद से सुरंगों में जाने के बाद टैबी और जेड वापस ऊपर आने वाले थे। इसी बीच एल्जिन के हाथ एक ऐसी फोटो लगती है जो सच में बहुत ज्यादा पुरानी थी, और उस फोटो में सोफिया खड़ी थी जो पक्का कभी न कभी इस टाउन में आके फंसी होगी। लेकिन ये गधा तो उस फोटो को सीधा उस सोफिया चुड़ैल की मात्रा बेटा, हाँ मतलब कि उस सोफिया चुड़ैल के पास लेकर चला जाता है। और फिर होना क्या था, सबकी नजरों से बचकर सोफिया डाइनर में जाकर एल्जिन का गेम बजा देती है और क्लारा से उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहकर बाहर चली जाती है।
दूसरी तरफ अब तक टेबी और जेड तेजी से उन सुरंगों की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसमें चलते चलते जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो हड्डियां मौजूद थी, तो उन्होंने तुरंत ही वहां पर मौजूद कब्रों को पूरी ताकत से खोदना शुरू कर दिया था। इससे जल्दी ही एक बड़े पत्थर के नीचे उन्हें सारी बच्चों की हड्डियां मिल भी जाती हैं, मगर तब तक वहां पर मॉन्स्टर के आने की आवाज भी आने लग गई थी। तब उन आवाजों को सुनकर टेबी और जेड बिना वक्त गवाए अंकुई बच्चों की हड्डियों को अपने पास मौजूद बैग में भरते हैं और 2 वायर्स का इस्तेमाल करके जमीन के ऊपर खड़ी बॉयड की टीम को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, जिस इशारे को पाते ही बॉयड और उसके साथियों ने बॉटल ट्री को उखाड़ दिया था। अब तक वो मॉन्स्टर्स भी टेबी और जेड के पास पहुंच गए थे, मगर मॉन्स्टर के उनके ऊपर हमला करने से पहले ही धूप अंदर आ जाती है और तब मॉन्स्टर्स धूप से डरकर पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर बॉयड जल्दी से उस सीढ़ी को अंदर की तरफ लटकाता है, मगर जैसे ही टेबी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है, ठीक उसी वक्त रस्सी बीच से टूट जाती है और टेबी वापस से उस अंधेरी सुरंग में नीचे आकर गिर जाती है। अब ये मुसीबत कम नहीं थी कि इसके अगले ही पल एक ऐसी चीज होती है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। देखते ही देखते आसमान से सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई थी और पूरे आसमान में मौत के काले बादल छा गए थे। अब जैसा कि उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो टेबी और जेड के पास आकर कहते हैं कि तुम लोगों को इतने समय बाद साथ देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जो बोलते हुए मॉन्स्टर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक जोरदार भूकंप आने की वजह से सुरंग ढहने लगती है, जिसकी वजह से ही पतला सा एक दूसरा रास्ता टेबी और जेड के सामने खुल गया था और अभी टेबी और जेड अपनी जान बचाने के लिए उस रास्ते पर निकल चुके थे। ऐसा करने से उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब वो दोनों उस अंधेरी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो अभी के लिए थे वो जगह किसी जेल की तरह थी और वहाँ पर से बाहर जाने का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहीं जमीन के ऊपर उस अचानक छाए अंधेरे की वजह से बर्ड और उसकी पूरी टीम भी अपनी जान बचाने के लिए बॉटल ट्री के पास से भागने लगती है, जिस दौरान पैटी नाम की वो औरत खड़ी होकर बस चीख रही थी, जो देखकर बर्ड उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर भरता है। मगर उस समय पर भी पैटी इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो बर्ड की बंदूक को छीनकर अपने आप को शूट करना चाहती थी। अभी जब बर्ड उसको रोकने की कोशिश कर रहा था तो गलती से बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और गाड़ी की खिड़की का कांच टूट जाता है। इसका मतलब साफ था कि अब उनके पास मॉन्स्टर से बचने के लिए वो कांच भी नहीं बचा था। इसीलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद क्लिनिक में जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच भूकंप की वजह से क्लिनिक का तालिस्मान दरवाजे से नीचे गिर गया था, जिसे देखकर मैरियल उसे वापस से लगाने जा रही थी, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही स्माइली मॉन्स्टर अंदर आ चुका था। उस समय पर क्लिनिक के अंदर फातिमा भी मौजूद थी, जिसके सामने ही स्माइली मॉन्स्टर मैरियल को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और उस दौरान भी बहुत ही अजीब चीज होती है कि स्माइली मॉन्स्टर फातिमा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा था और वो फातिमा को मदर बोलकर वहाँ पर से चुपचाप चला गया था। इसके कुछ ही देर में जब क्रिस्टी, बॉयड और बाकी सबके साथ क्लिनिक में वापस आती है तो वहाँ पर मैरियल की लाश को देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाती है और तब जाकर बॉयड भी उसे बहुत मुश्किल से संभाल पाता है। इसके अगले ही पल आसमान में अजीब से लाल बादल भी छाने लग गए थे, जिनमें लाल लाल बिजली चमक रही थी और उनमें से एक बिजली बॉटल ट्री वाली जगह पर भी जाकर गिरी थी। इसके अगले ही पल वापस से दिन हो जाता है, जो देखकर टाउन के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है, मगर अभी सबको यही लग रहा था कि जेड और टेबी उन सुरंगों में मारे गए होंगे। इसी वजह से ईथन अपने घर पर बहुत ज्यादा रोए जा रहा था, जो देखकर जूली, जो खुद भी काफी ज्यादा परेशान थी, वो जैसे तैसे हिम्मत करते हुए ईथन को शांत करवाती है और उससे वादा करती है कि वो किसी भी हालत में ईथन को अकेला नहीं होने देगी। इसी वक्त शेरिफ स्टेशन में अचानक से बॉयड, सारा, अकोस्टा और कैनी को सुरंगों से एक रेडियो सिग्नल मिलता है, जिसे देखने के बाद वो लोग समझ गए थे कि जेड और टेबी अभी भी उन सुरंगों के अंदर जिंदा हैं और ये बात जानते ही बॉयड उन्हें बचाने के लिए कोई प्लान बनाने लगता है, जिसका एकमात्र रास्ता बॉयड के पास सिर्फ यही था कि बॉयड और एलिस उन सुरंगों में जाकर जेड और टेबी को बचा कर लाएं। और अभी इस बारे में फातिमा को पता चलने पर वो भी उनके पास आकर कहती है कि वो भी उनके साथ सुरंगों में जाएगी, जिस पर बर्ड और एलिस ने साफ मना कर दिया था। मगर अभी जब फातिमा उन्हें अपने स्माइली मॉन्स्टर के साथ कनेक्शन के बारे में बताती है तो बर्ड इस बात को समझ जाता है कि फातिमा उन सुरंगों में उनके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि स्माइली मॉन्स्टर को सेंस करने के साथ साथ अभी के लिए वो बाकी मॉन्स्टर को भी सेंस कर पा रही थी। इसीलिए अब बिना वक्त गवाए बर्ड, एलिस और फातिमा उन सुरंगों में टेबी और जेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर फातिमा की मदद से उन्होंने जल्दी ही जेड और टेबी को ढूंढ भी लिया था, जो लकड़ी के जेल टाइप जगह के पीछे मौजूद थे। तब बर्ड उस लकड़ी को देखकर अपनी गन से गोली मारकर उस लकड़ी को तोड़ देता है और जल्दी ही जेड और टेबी उस जेल टाइप जगह से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन गोली चलने की आवाज की वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर भी आने लग गए थे, जिसकी वजह से एक बार को बर्ड और उसके साथियों के सामने भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। और ये देखकर फातिमा सबसे कहती है कि मैं इन सबको संभालूंगी और आप लोग जल्दी से बाहर चले जाओ। तब एलिस तो ऐसा करने से साफ मना कर रहा था, पर अभी के लिए बर्ड जैसे तैसे उसको समझाता है और इसके अगले ही पल फातिमा पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदलकर बाकी मॉन्स्टर के ऊपर जोर से दहाड़ती है। ये देखकर तो एलिस, बॉयड, टेबी और जेड चारों ही बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे, पर अभी जैसा कि उनके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं होता तो बॉयड सबको वहाँ पर से बाहर ले जाता है। ठीक उसी वक्त हेनरी खुद को आ रहे विजन की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका था, जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे विक्टर को जान से मारेगा और वो विक्टर के रूम में इस चीज की कोशिश भी कर रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से ईथन भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर हेनरी अब उसे जान से मारने वाला था, मगर ये देखने के बाद तो विक्टर गुस्से में हेनरी को जमीन पर गिरा देता है, जिससे फिलहाल के लिए विक्टर और ईथन दोनों की जान
जान बच गई थी, मगर विक्टर अपने बाप की इस हरकत की वजह से अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अभी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो आज रात में होने वाली थी, क्योंकि असल में सोफिया फिलहाल के लिए पूरे टाउन के हर एक घर में जा जाकर तालिस्मान को उखाड़ कर अपने पास रख रही थी, और उसका प्लान ये था कि वो आज रात के अंधेरे से पहले यहाँ के लोगों से उनका आखिरी सहारा छीन लेगी, और अभी सारे तालिस्मान को लेने के बाद वो जंगल में जाकर उन्हें एक फारावे ट्री में डाल देती है। जिस दौरान ही अचानक से उसके पास बॉय इन व्हाइट आकर कहता है कि इस बार वो नहीं जीतेगी, लेकिन सोफिया के चेहरे पर डर तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि टाउन के लोगों ने उस बॉटल ट्री को ही उखाड़ दिया था, और शायद वो बॉटल ट्री बहुत ज्यादा जरूरी था। अब वैसे ये बॉय इन व्हाइट मैन इन येलो को कैसे जानता है? क्या वो दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन हैं? इसके अलावा क्या आज रात में सभी लोग मारे जाएंगे? और सबसे खौफनाक सवाल कि बॉटल ट्री उखड़ गया है तो अब आगे टाउन के लोगों पर क्या क्या मुसीबत आने वाली है? माफ करना, मैं इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को फिलहाल के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि इस सीरीज का 5th और आखिरी सीजन अगले साल रिलीज होगा, मगर उसके रिलीज होते ही मैं उसको आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। अब तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी थ्योरीज को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मैंने काफी सारी चीजें मिस कर दी हो, पर आप लोगों ने उन चीजों को नोटिस करा हो। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।